कृष्णा चौधरी, लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में रस के पार्ट 2 से चर्चा करने वाले हैं। ये आपका रस का दूसरा पार्ट है और इस तरह की वीडियोज के लिए, आपको रस के पूरे वीडियोज के लिए या हिंदी के कंप्लीट कोर्स के लिए, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी टेट का बच्चा हो, सीटेट का बच्चा हो, सुपर टेट का बच्चा हो या यूपी पेट के लिए, आपको एक काम करना है। इस तरह की वीडियो आपको कंप्लीट कोर्स के साथ मिलेगी। हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप पर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिएगा। वहां से आप अपने हिसाब से आपको जो कोर्स चाहिए, पेट के लिए, एस्टेट के लिए, सीटेट के लिए, टेट के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आपको हर जगह के लिए, हर चीज के लिए आपके अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध रहेंगे। वहां से डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने लिया है रस के प्रकार। रस के प्रकार हमने कहा कि एक एक रस पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने लिया है श्रृंगार रस को। रस के प्रकार या रस के भेद में हमने पहला किसको लिया है? श्रृंगार रस को। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार की वर्तनी बहुत बार पूछा है पेपर में। पहली चीज तो इसी को पेपर वाले ने पूछा है बार बार, श्रृंगार की वर्तनी कौन सी सही है? तो वर्तनी में आपका श्रृंगार यही सही है। देखो ध्यान से, ये इस तरह से अगर आपका श्रृंगार लिखा गया है तो बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये नहीं होगा। आपका श्रृंगार ये सही है, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार की वर्तनी से कई बार सवाल आ चुका है। अगला देखिएगा, इसके स्थायी भाव की बात करेगा, रति या प्रेम। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करेगा। मैंने क्या बताया था? रति या प्रेम। रति की बात करेगा तो रति मतलब कामदेव की पत्नी, स्त्रियों में सबसे सुंदर। कामदेव का मतलब कामदेव पुरुषों में सुंदर। कामदेव किसका पर्यायवाची? मनोज का पर्यायवाची। पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कामदेव वाला। ठीक है, अगला देखिएगा। अब श्रृंगार रस पे हम चर्चा करने वाले हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम लोग क्या कहेंगे? श्रृंगार रस कहेंगे। नायक नायिका के सौंदर्य अथवा प्रेम संबंधी वर्णन को क्या कहेंगे हम लोग? श्रृंगार रस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला, श्रृंगार रस को पूछा है पेपर में कई बार। रसराज क्या कहा गया? रसराज मतलब रसों का राजा। जैसे आम फलों का राजा है ना, फलों की रानी इलायची, सॉरी मसालों की रानी इलायची है ना, वैसे ही आपका रसों का राजा कौन है? रसों का राजा आपका है श्रृंगार रस। कौन है भैया? श्रृंगार रस। इसलिए इसे रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपके श्रृंगार रस से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर सुनिएगा, क्या क्या देखो ध्यान से। कहेगा श्रृंगार रस की वर्तनी, ध्यान दीजिएगा, इसको लगाइएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछेगा, रति या प्रेम लगा के आएंगे। ठीक, अगला देखिएगा। कहे परिभाषा आपसे कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। क्या है? रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। इतने पॉइंट आपके यहां से बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते, देखिए ध्यान से। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। ध्यान दीजिएगा, संयोग श्रृंगार को एक नाम से और जानते हैं, संभोग श्रृंगार। किससे हम बोलते हैं? संभोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को एक नाम से और जानते हैं, विप्लंब श्रृंगार। तो कभी कभी पेपर में संभोग श्रृंगार या विप्लंब श्रृंगार करके देगा, तो आप बच्चा परेशान मत होना, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार की बात करेंगे। नाम से स्पष्ट है, संयोग मतलब जहां पे नायक और नायिका का मिलन होगा वहां पे कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा? जब नायक और नायिका के मिलन की स्थिति होती है उस जगह पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए, इस रस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब श्रृंगार रस पे चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, क्योंकि आपके पेपर में मैं बार बार कह रहा हूं कि श्रृंगार रस की परिभाषा नहीं पूछेगा। अब आप हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ रहे हो,
कि प्रस्तुत लाइनों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो। ये नहीं पूछेगा आपसे। अब आपसे श्रृंगार रस के भेद पूछेगा। दो, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में अब लाइनों को देके पूछेगा, पंक्तियों को देके पूछेगा कि बताओ भैया इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो क्या बताओगे, सुनो देखो ध्यान से। कुछ पंक्तियों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे हमने एक पंक्ति ली है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की, बतरस मतलब बात करने के लालच से, मुरली धरी लुकाए। सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। अब क्या करें, राधिका जी, राधा श्री कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी बांसुरी को कहीं छुपा देती हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार का बहुत ही बेहतरीन संयोग है ये। नायक और नायिका का मतलब राधा और कृष्ण। राधा नायिका है, नायक कौन है, कृष्ण है। यहाँ पे देखिए दोनों की मिलन की स्थिति है। बात करने के लालच से राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी को कहीं छुपा देती हैं। मुरली धरी लुकाए मतलब मुरली को कहीं लुकवा देती हैं, छुपा देती हैं। हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं गांवों में कि लुकवाए लो, लुकवा देती है मतलब लुकाए, वही कह रहा ना अवधी भाषा में। तो ध्यान दीजिएगा, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि राधा मेरी बांसुरी तुम्हारे पास है, तो राधा सौ करे मतलब कसम खाती हैं कि ना मां कसम मेरे पास नहीं है। ठीक है, सौ करे भौहन हंसे, तो कसम खाती हैं, लेकिन क्या करती हैं, भावों में मुस्कुरा देती हैं। और श्री कृष्ण समझ जाते हैं, लेकिन मना कर दैन कहे नटी जाए, मना कर देती हैं। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि बांसुरी राधा के पास ही कहीं और नहीं गई है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अभी आप क्लासरूम से उठ के जाओ चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, चाय दुकान पे आप गए, आपका मोबाइल क्लासरूम में छूट गया, आपके दोस्त जो बगल में बैठे थे आपकी मोबाइल छुपा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाय पी के लौटोगे ना, तो सब प्लान पहले से फिक्स रहेगा कि मतलब क्या करना है। तो आप पूछोगे यार मेरी मोबाइल छुट्टी यहाँ पे, तो कहेंगे नहीं, तुरंत कहेंगे नहीं छुट्टी है, कसम से नहीं छुट्टी है। तो आप तुरंत भागते जाओगे चाय दुकान पे, उससे देखोगे भैया यहाँ भी नहीं छूटा, कैमरा लगा नहीं छूटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब दोबारा लौटोगे फ्रेंड के पास तो कहेंगे भैया पार्टी वार्टी होगी तो बात मिलवा देंगे हम, और मुस्कुराएंगे सब एक साथ मिलके। तो आप समझ जाओगे मोबाइल सुरक्षित है, बस खाली पार्टी करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज श्री कृष्ण के साथ राधा का हो रहा है। राधा श्री कृष्ण से वैसे तो राधा से बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, अब तो आके पूछेंगे हमसे। तो राधा जी श्री कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी बांसुरी को कहीं छुपा देती हैं। जब उनसे पूछते हैं कि राधा मेरी बांसुरी कहाँ है, तो सौ करे भवन से कसम खाती हैं, लेकिन भावों में मुस्कुरा देती हैं कि बांसुरी मेरे पास नहीं है। और श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि बांसुरी कहीं और नहीं गई, राधा के पास ही है। ठीक है, तो ये आपका संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पे हुआ है। किसके बीच, नायक और नायिका मतलब श्री कृष्ण और राधा के बीच मिलन का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते नेक्स्ट एग्जांपल। कहत नटत रीझत खिजत, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये आपका संयोग श्रृंगार का, ध्यान दीजिएगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, और भरे भुवन में करत है नैनन ही सोबात। इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। कहत नटत रीझत खिजत मतलब देखो ध्यान से सोचिएगा, ऐसी लाइनों को कैसे समझते कि श्रृंगार है और श्रृंगार में वियोग की संयोग, कहीं पे वियोग की बात नहीं करेगा। वो देखो कहत नटत मतलब ऐसे समझो आप ना कि नायक नायिका दोनों क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही क्लासरूम में दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास फुल है, 500 की भीड़ है, मास्टर मेरे जैसा आगे पढ़ा रहा है और पूरी क्लास फुल है, नायक अलग बेंच पे, नायिका अलग बेंच पे बैठी है। ध्यान दीजिएगा, कहत नटत, तो नायक नायिका से कहता है, क्लासरूम भरी क्लासरूम के अंदर नायिका से कहता है, नटत नायिका मना कर देती है, नहीं, नायक कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है, रीझत नायक रीझ जाता है। ठीक है, नायिका क्या होती है, खींचती है, मतलब कि कहती है बड़ा बेशरम है यार, मान नहीं रहा, मैं मना करूं फिर भी नहीं मान रहा, इशारा कर रहा है ये। तो नायक नायिका से कहता है भरी क्लास में, नायिका मना कर देती है, नायक रीझ जाता है, गुस्सा हो जाता है, इंप्रेशन करता है गुस्सा होने का। तो नायिका को खींचती है कि यार बहुत बेशरम यार है, इसको मैं मार मना कर दूं, क्लास कर लेने दो, क्लास कर ले, फिर मान नहीं रहा, ये इशारा कर रहा है। मिलत खिलत लजियात,
दोनों के नयन आपस में मिलते हैं, खिलते हैं, और फिर क्या होती है, नायिका शर्मा जाती है। जब दोनों के नयन आपस में मिलते हैं नायिका शर्मा जाती है। भरे भुवन में करत है नयनन ही सो बात। और ये कहानी कहाँ हो रही है, पूरी क्लासरूम फुल है, पूरा क्लासरूम बच्चा फुल है, मास्टर पढ़ा रहा है, और ये पूरे भवन, भरे भवन में कर रहे हैं क्या, नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में ये सारी बातें हो रही है। नायक इशारा करता है नायिका को, नायिका साफ मना कर देती, नहीं जाएंगे, क्लास करके जाएंगे, कृष्णा सर की क्लास के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वो कहती है कि नायिका मना कर देती, नायक रिश्ता है, मतलब गुस्सा दिखाता है, नायिका खिंच जाती कि बहुत बेशरम आदमी है यार, मान नहीं रहा, कम से कम क्लास तो कर लेने दो भाई। यहाँ देखो, मिलत खिलत लज्जा, दोनों के नयन मिलते हैं, नायिका शर्मा जाती है। और भरे भुवन में ये पूरी कहानी कहाँ पे हो रही है, पूरे क्लासरूम के अंदर हो रही है। नैनन ही सो बात, किस लाइनें किसकी हैं, बिहारी जी की लाइनें, किसकी हैं, बिहारी जी की लाइनें हैं। तो यहाँ पे ये समझाने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं है, ये कहने का मतलब है, कहत नरत, नायक कुछ कहता है नायिका से, नायिका मना कर देती है, नायक रिझ जाता है, नायिका खींचती है कि नहीं मान रहा है, फिर दोनों के नैन मिलते हैं, दोनों नायिका जब नैन मिलते हैं, नायिका लजिया जाती है, शर्मा जाती है, और भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है, भरे भुवन में, आंखों ही आंखों में ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, नायक और नायिका के मिलन का, सौंदर्य का, प्रेम का वर्णन है कि नहीं है। अगर इसका वर्णन होगा तो लाइनों में क्या रस लगाओगे आप, संयोग श्रृंगार लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, संयोग श्रृंगार लगाएंगे। अगला देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जो कभी भी आपको संयोग श्रृंगार की लाइनें आने के बाद तुरंत याद दिला देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, राम को रूप निहारत जानकी। अब यहां पे पहला सवाल, अभी आप रस को भूल जाओ, पहला सवाल ये है, जानकी जी किसका पर्यायवाची है, जानकी किसका पर्यायवाची है, तो किसका भैया, सीता माता का पर्यायवाची है। किसका है, सीता माता का पर्यायवाची जानकी। वैदेही किसका पर्यायवाची है भैया, वैदेही किसका पर्यायवाची है, तो ये भी किसका पर्यायवाची है, सीता जी का ही पर्यायवाची है। जनक सुता किसका पर्यायवाची है, तो ये भी किसका पर्यायवाची है, सीता जी का ही पर्यायवाची है। तो इस तरीके से चीजें पढ़ोगे, कभी भूलोगे नहीं आप। जहां भी सीता की बात आएगी, सीता जी की बात आएगी, तो क्या कहोगे, सीता जी की याद में आप कहोगे जनक सुता पर्यायवाची है, वैदेही पर्यायवाची है, और आपका जानकी भी किसका पर्यायवाची है, सीता जी का ही पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना, याद करना है। अब अपने पंक्ति पे आते हैं, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, और याति समय सुध भूल गई, पल टेक रही कर टारत नाही। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब सीता स्वयंवर हो रहा था ना, तब की लाइनें हैं, और तब जानते, सबको पता है क्या हुआ था। देखो, राम को रूप मतलब जयमाल पढ़ने वाला था, पूरी सभा भरी हुई है राजाओं से, और वहां पे राम को रूप निहारत जानकी, सीता जी भगवान श्री राम के रूप को निहार रही हैं, लेकिन कैसे, देखो, कंगन के नग की परछाई, जो उन्होंने कंगन पहना था उसमें जो नग लगा था, उस नग में भगवान श्री राम का चेहरा दिख रहा था, उनका रूप दिख रहा था। और जब सीता जी अपनी पलकें उसी कंगन के नग पर टिकाई थी, और उसी कंगन के नग पे किसके रूप को निहार रही थी, भगवान श्री राम के रूप को निहार रही थी। याति समय सुध भूल गई, जिस समय जयमाल डालना था गले में भगवान श्री राम के, उस समय वो भूल गई कि हम किस काम के लिए यहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या है। और पल टेक रही, और पलके जो है ना उसी कंगन के नग पर टिकी हुई, जहां पे भगवान श्री राम की परछाई दिख रही थी, और कर टारत नहीं, और ऐसे जयमाल लेके ऐसे स्टैचू हो गए सीता जी कि, मतलब तो लोगों ने कहा माता जी जयमाल डालना है। ठीक है, तो वही करें, पल टेक रही, कर कर मतलब हाथ, भुजाएं टार नहीं रही हैं। तो इसका मतलब है यहां पे किसके मिलन की बात हो रही है, क्या लाइनों में संयोग की बात हो रही है, तो नायक राम है, नायिका सीता है, और इन दोनों के मिलन, प्रेम संबंधी सौंदर्य की बात हो रही है, वर्णन हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पंक्तियों में कौन सा रस होगा, आपका संयोग श्रृंगार। क्या होगा भैया, संयोग श्रृंगार होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, समझ आपको अच्छे से आया होगा।
दूसरा आपका वियोग श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार, नाम से स्पष्ट भैया, मैंने कहा ना वियोग का दूसरा नाम विप्लंब श्रृंगार। वियोग मतलब आपका योग ना हो, जहां पे नायक और नायिका के बीच अलगाव या दूरी होती है, वहां पे क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ध्यान दीजिएगा, करुण रस और वियोग श्रृंगार में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। करुण रस में मिलने की संभावना ना के बराबर होगी। जब नायक नायिका बिछड़ेंगे तो मिलने की संभावना नहीं के बराबर होगी, लेकिन वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने की संभावना लास्ट तक बनी रहेगी। अलगाव रहेगा, दूरी रहेगा, लेकिन मिलने की संभावना, वो प्रेम का जो आपका प्रसंग है वो लास्ट तक मिलने में संभावित रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब मृग नयनी में समास कहेगा तो कहेंगे कर्मधारय समास। मृग के समान आंखों वाली, तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास में बताया जाएगा आपको कि उपमेय और उपमान में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये पंक्तियां कहां की हैं? जब सीता जी के सामने सोने का मृग आया था ना, बन के सोने का मृग, तो सीता जी ने भगवान श्री राम से विनम्र निवेदन किया कि मुझे ये हिरण चाहिए। तो भगवान श्री राम जब उस हिरण को लेने के लिए कुटिया से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे जब माया जाल से रावण एक साधु का वेश बना के आता है कुटिया में ना, और सीता जी का हरण कर लेता है, तो वहीं पे जब भगवान राम सोने के हिरण को मार के वापस आते हैं, उस मायावी राक्षस को मार के वापस आते हैं, तो कुटिया में सीता जी को पुकारते हैं। और आप लोग रामायण कम से कम 50 बार देख चुके होंगे और उस लाइन को याद आप आज भी याद करते होंगे, सीते सीते सीते, कई बार बोलते ना ऐसे, तो वहीं पे लाइनें आती हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। मतलब वहां के पशु पंछियों से, वनों से, जंगलों से, आपके भौरों से, मधुमक्खियों से, सबसे भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहां पे कहते हैं कि हे जंगल के पशु पंछियों, वनों, जंगलों, आपने हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे नायक भगवान श्री राम, नायक कौन है? भगवान श्री राम, और नायिका कौन है? सीता जी। और इन दोनों के बीच अलगाव हो चुका है, दूरी हो चुकी है, और उसी अलगाव या दूरी में आपका कौन सा रस निकल के आता है? वियोग श्रृंगार आता है। मतलब भगवान श्री राम और सीता जी के बीच अलगाव और दूरी का वर्णन है, तो लाइनों में कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलने की कहानी खत्म नहीं होगी, मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अभी भी भगवान राम और सीता के मिलने की पूरी संभावना है। कहीं पे ऐसी कुछ लाइनों में कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ये कह दिया हो कि भगवान राम और सीता का मिलन नहीं हो सकता है। बिल्कुल अभी भी मिलने की पूरी संभावना है। अब करुण रस में ये संभावना समाप्त सी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो ये रस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बार बार कर रहा हूं आपसे, तो एक बार आप लोग सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए वीडियो को अच्छे से। मैं देखता हूं आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हो भैया। कमेंट, लाइक और शेयर, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा कि हाँ बच्चा मुझसे जुड़ा है, मुझसे सीधा जवाब कर रहा है, सीधा सवाल कर रहा है, तो ये अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस तरह के हिंदी की पूरी वीडियोज के लिए बार बार कर रहा हूं आपसे कि प्ले स्टोर में जाके लक्ष्य एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स को परचेज कर लेंगे। ठीक है, आपको पूरे बहुत कम मिनिमम चार्जेस में आपको पूरे हिंदी के एक एक टॉपिक के वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। निस्त दिन बरसत नयन हमारे, ध्यान दीजिएगा, ये अगला एग्जाम्पल है। निस्त दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अब ध्यान दीजिएगा, लाइनें किसकी हैं? सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की है। सूरदास जी के बारे में एक मतलब
कहावत थी, कहावत क्या थी, प्रचलन चला था कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, ऐसा कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सूरदास के बारे में और सवाल आपसे पूछेगा, वात्सल रस के सम्राट कौन है, तो आप सीधा कहेंगे वात्सल रस के सम्राट हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सबसे अधिक चित्रण किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। अष्ट छाप का जहाज किसे कहा गया था? सूरदास जी को। किसको कहा गया था भैया? अष्ट छाप का जहाज किसको कहा गया? सूरदास जी को कहा गया। अगला, खंजन नयन किसको कहा गया था? सूरदास जी को कहा गया था। तो आपने देखा ना, इतने सवाल आपके बन सकते हैं। क्या क्या? वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को, अष्ट छाप का जहाज सूरदास जी को, खंजन नयन किसको कहा गया था? सूरदास जी को कहा गया था। अभी तो हम अपने टॉपिक पे आए ही नहीं, अभी तो हमने आपको इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखो लाइनों पे आते हैं। निस दिन, निस दिन का मतलब देखो ध्यान से, निशा मतलब रात्रि, निशा मतलब रात्रि, और दिन का मतलब समझते हो दिन। ठीक है, अब देखो यही से रात्रि और दिन से याद आ रहा मुझे, ये सवाल आपसे पूछेगा, अहोरात्रि, ये पूछेगा अहोरात्रि में कौन सा समास है? अब बताना कमेंट करके, अहोरात्रि में कौन सा समास? सबका आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव। अहोरात्रि में कौन सा समास है? अब देखो, अहोरात्रि मतलब दिन रात, क्या होगा? दिन रात, और दिन रात में द्वंद्व समास है भैया, योजक चिन्ह के साथ आएगा। दिन रात कौन समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर संज्ञावाची होंगे और आपकी योजक चिन्ह लगे होंगे। तो अहोरात्रि में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास। क्या होगा भैया? द्वंद्व समास। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। अब देखो ध्यान से, कह रहा ना कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के लिए जब ऊधो संदेशा लेके वृंदावन में आए थे ना, गोपियों के पास समझाने के लिए कि कृष्ण में क्या रखा, भूल जाओ उसको, ठीक है, किसी और आराध्य को आप लोग पूजा करो। तो गोपियां कहती कि निस दिन बरसत नयन हमारे, दिन रात हमारी आंखों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है, और सदा रहत पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये वर्षा ऋतु की बात कर रहा है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहां पे गोपियां कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण यहां से द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए हैं, तब से ध्यान दीजिएगा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही छाई हुई है। हमें किसी और ऋतुओं का पता चलता ही नहीं है कि गर्मी कब आई, सर्दी कब हुआ, ये मुझे पता चलता ही नहीं है। हमें सिर्फ किसका पता चलता है कि लगता है कि हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ही ऋतु छाई हुई है। ऐसा क्यों कह रही गोपियां? क्योंकि उनकी आंखों से हमेशा क्या हो रहे हैं? आंसुओं की दिन रात वर्षा हो रही है। अब देखो, नयन आया है ना, आंख का पर्यायवाची है ना। नयन में आपका पूछेगा संधि बता दो भैया, नयन में कौन संधि? तो कहेंगे सर आए आए आओ आओ, आए आया है ना, तो क्या कहेंगे? अयादि संधि है। और संधि विच्छेद, ने धन अन्न, ने धन क्या हो जाएगा? अन्न, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ लाइनों में अलगाव है कि नहीं है? गोपियों का श्री कृष्ण के साथ अलगाव हो चुका है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपियां वृंदावन में रह गई हैं, और दोनों के बीच क्या हो गया है? अलगाव हो गया है। और अलगाव की स्थिति में कौन सा रस होता है भैया? वियोग श्रृंगार। क्या होता है? वियोग श्रृंगार। अब देखो, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। गोपियां कहती हैं कि हमें हमारी आंखों से दिन रात आंसुओं की वर्षा होती रहती है। जब से श्री कृष्ण यहां से चले गए हैं, हमें किसी ऋतुओं का पता चलता ही नहीं है, केवल लगता है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही छाई हुई है। अभी आगे आप पढ़ोगे हाइपरबोल वाला अतिशयोक्त अलंकार ना, तो वहां पे जब ऊधो पहुंचेंगे ना गोपियों के पास,
जब नंद बाबा के गांव पहुंचते हैं तो गोपियों से पूछते हैं कि बताओ बच्चा, नंद बाबा घर कौन है? तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये जो नदी बह रही है ना, ये सीधा नंद बाबा के घर में जाती है। तो उद्धव कहते हैं नदी है कि नाला है पतला सा? तो गोपियां कहती हैं ये कभी ना सूखने वाली नदी है, और ये नदी पानी से नहीं बह रही है, ये हम पूरे नंद बाबा के गांव की जितनी गोपियां हैं उन गोपियों के आंसुओं से बहती हुई ये धारा है, और ये धारा नंद बाबा के आंगन में जाके निकलती है। इसी के सहारे आप नवाहर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी अतिशयोक्ति अलंकार में। ठीक है, देखो अगला देखिएगा, हाउ हाउ बौरी विरावश की बौरो सब गांव, कहा जानिए कहत है सतई शीत करना है। ठीक है, देखो अब क्या करें, यहां भी आपका वही चीज देखने को मिलेगा जो हमने कहा ऊपर वाले में। जब गोपियां कहती हैं कि तो उद्धव को लगता है ना कि हाउ हाउ बौरी विरावश, कि हम ही विरह के वश, मतलब श्री कृष्ण के वियोग में हम ही पागल हो गए हैं। हम ही नहीं केवल पागल हुए, पूरा का पूरा गांव पागल हो गया। ठीक है, गोपियों से कहते हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण के जाने से, उनके विरह में केवल हम गोपियां नहीं, पूरा का पूरा नंदगांव ही पागल हो गया श्री कृष्ण के वियोग में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, श्री कृष्ण का वियोग गोपियों के साथ दिखाया गया। तो इन सम पंक्तियों में आपको कौन सा रस देखने को मिलेगा? संयोग श्रृंगार के दूसरे भेद की बात करेंगे, वियोग श्रृंगार देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला। समझ में आ रहा भैया? देखो अगला हम लोग रस लेंगे हास्य रस। क्या लेंगे? हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। क्या होता है भैया? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जहां वाणी, विकृत आदि के द्वारा तथा वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से हास उत्पन्न हो जाए। जैसे आप कुछ बोलते ना, मजाक किसी करो, कॉमेडी करते हो अपना, तो वहां लोग हंसते हैं। या आप ऐसा ड्रेस पहन के आओ, ठीक है, जैसे आजकल चलता नहीं है फटी जींस फटा कुर्ता, तो ऐसे ड्रेस पहन के आओ कि लोग हंसे देखकर आपको, जैसे जोकर बन के आ जाओ आप। ठीक है, शादी ब्याह में से कूदते हैं। ठीक है, तो जहां वाणी, विकृत, वेशभूषा आदि के वर्णन से हंसी उत्पन्न हो जाए, वहां पे कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। अब उदाहरण की तरफ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हास्य रस का। शंकर भगवान की बारात में कौन कौन गया था? कमेंट करके बता दो एक बार हमें, कौन कौन शंकर भगवान की बारात में शामिल था? ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपका क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया कि शंकर भगवान की शादी में, बारात में कई लोग गए थे, सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सब लोग गए थे। गणेश भगवान भी अपने सवारी से, मुंह से। तो बच्चा बोला सर गणेश भगवान कहां से आ गए थे तब? तो ऐसे निकल गया मुंह से। देखो नाना वाहन, लड़के मतलब ध्यान दो, लड़के अगर आप कोई पॉइंट पढ़ाओगे ना उस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर गलती से आपने किसी पॉइंट को थोड़ा हटके आप चले गए तो बच्चा ध्यान देगा सर ये कहां से आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से, नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुख विपुल को मुख हीना, को कर बहु को पद हीना। ये शंकर भगवान की ब्याह के समय बारात की लाइनों का वर्णन है। नाना वाहन मतलब अनेक प्रकार के वाहन थे। तो उस जमाने में फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो नहीं था, तो हर सबके पास, किसी के पास मोर, किसी के पास नंदी गाय, किसी के पास बैल, किसी के पास सांप, किसी के पास गरुड़, ऐसे तमाम तरह के, सब भैंसा, सब लोग शेर। तो जिसके पास जो भी साधन था सब अपने अपने साधन से, मतलब नाना प्रकार के वाहन थे। नाना भेषा मतलब अलग अलग प्रकार के डिजाइन के कपड़े। जैसे आज के जमाने में कोई कुर्ता पहनता, कोई शेरवानी पहनता है, तो कोई कुछ पहनता है ना, वैसे ही उस जमाने में भी शंकर भगवान की बारात में अलग अलग प्रकार के वेशभूषा पहन के, देवताओं का वस्त्र अलग, राक्षसों का अलग, किन्नरों का अलग, गंधर्व का अलग, सबका अलग अलग वेशभूषा था। और विशेष शिव समाज निज देखा। और सबको पता भैया कि शादी ब्याह में जब बारात दुल्हन के घर पहुंचती है ना, तो अगवानी होता है। क्या होता है? अगवानी। और उसी अगवानी के समय वहां की जो औरतें हैं खूब कमेंट करती हैं बारात के पक्ष पर, लड़कों पे खूब कमेंट करती हैं, खूब मजे लेती हैं। तो वही कह रही हैं कि बिहसे शिव समाज निज देखा। वहां की औरतें कह रही हैं कि भगवान हो, ऐसा बारात तो आज तक ना देखे जिंदगी में हम। नाना प्रकार के वाहन देखने को पा रहे हैं और अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहने हुए लोग मिल रहे हैं। तो बिहसे शिव समाज निज देखा। वहां की औरतें कहती हैं कि
ऐसे शिव समाज को, मतलब ऐसी बारात हमने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में, इतना कार्टूनी बारात हमने आज तक नहीं देखा। को मुख विपुल, भाई उनके कहने का रीजन भी तो था, उनके हंसने का रीजन क्यों था? ये तो कुछ भी नहीं है, नाना वाहन नाना भेसा कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल चीज हो गई हंसने के लिए। अगली लाइनों में तो सारी बातें छुपी हुई हैं हास रस की। को मुख विपुल, विपुल मतलब विशाल, किसी का मुख बहुत विशाल है। जैसे रामायण में सुरसा देखा था आपने, सुरसा को जब हनुमान जी को निगलने के 100 योजन का मुख फैलाया था, तो सुरसा भी गई थी। को मुख विपुल, किसी का मुख बहुत बड़ा है। और को मुख हीना, कौन के मुहे नहीं है, बिना मुहे पहुंच गए हैं, तो कहा खाएगा बेचारा, कहाँ के बारात गया था वो ठीक है। को मुख विपुल, किसी के मुहे नहीं है और किसी के मुंह इतना विशाल है जैसे सुरसा की तरह, ठीक है। को कर बहु, किसी के 1000 भुजाएं, सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाओं वाला पहुंच गया, कई हाथ है, तो लड़के भाग रहे बेचारे डर के, एक हाथ से आ गया। को पदहीना, किसी के पैर में नहीं, बिना पैर के बारात चले जा रहे हैं। मतलब जितने प्रकार के प्राणी थे इस धरती पर, जीव जंतु से लेके जितने प्रकार के प्राणी थे, सब शंकर भगवान की ब्याह में शामिल हो गए थे। तो उस दृश्य को देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस बारात को देखकर वहां की औरतें कहती हैं कि भैया हमने लाइफ में आज तक ऐसी बारात नहीं देखी है, मजा आ गया देख के इस बारात को, और खूब हंसी करती हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा रस होने वाला है? हास्य रस होने वाला है। मतलब पंक्तियों को पढ़ते समय, दृश्य को देखने के बाद, किसी की बातों को सुनने के बाद, किसी के ड्रेस को देखने के बाद, किसी के पहनावे को देखने के बाद आपको हंसी आ जाए, तो कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ताज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। लाइनें किसकी हैं? काका हाथरसी की। लाइनें किसकी हैं? काका हाथरसी की। कभी कभी ऐसे एग्जाम में होते हैं जहां पे कभी कभी पंक्तियों को देके पूछता है प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही कठिन टॉपिक होता अपने आप में कि कितनी पंक्तियां आप पढ़ोगे। अधिकतर होता है हाई स्कूल इंटर किताब से फंस जाता है, ठीक है। देखो तो अब यहाँ तंबूरा एक बजाने वाला, जैसे ढोल होता है ना, उस तरीके से आपका हारमोनियम हो गया ना, तबला हो गया ना, उस तरीके से तंबूरा एक बजाने वाला यंत्र होता है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, प्रेम प्रताप जी तंबूरा लेके मंच पर बैठते बजाने के लिए, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। पहले 15 साज मिले 15 मिनट सजाते हैं पूरा अच्छे से, घंटा भर आलाप, आलाप मतलब अब गला सही कर रहे हैं, ठीक है, गला सही कर रहे हैं, और घंटा भर आलाप है, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। अब सारे गामा पादा नीसा में डूब गए हैं, अभी घंटा भर आलाप किए, अब राग में डूब गए, गोता मारे, आंख बंद है, एकदम लीन है राग में, सारे गामा कर रहे हैं। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब क्या है, जब तक वो प्रोग्राम शुरू करते, जो गाना बजाना कुछ भी रहा होगा ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, तो अगर वो शुरू करते, उनके शुरू करने से पहले ही मैदान सामने खाली हो चुका था। भाई कोई कितना देर वेट करेगा? 15 मिनट सजा रहे हैं, घंटा भर आलाप कर रहे हैं, और आलाप करने जब गला थोड़ा सही हुआ तो अब राग पकड़ा रहे हैं, राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। जो उनको सुनने के लिए आए थे सारे श्रोता खिसक, मैदान खाली हो चुका है। तो जब आप सोचो, आप खुद सोचो कि हम पढ़ाने आए और पूरी क्लास खाली हो जाए, तो हंसी का बात नहीं हो जाओगे आप। तो इसका मतलब यही है कि इन लाइनों में प्रेम प्रताप की हंसी देखने को मिल रही है। ये गाने से पहले ही मैदान खाली हो चुका था। क्या हो चुका था? इनके प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैदान क्या हो गया था? खाली हो गया था। और यहाँ पे लाइनों में क्या है? हास्य रस है। क्या भैया? हास्य रस है। अगला देखो, तुम किस चक्की का पिसा आटा खाते हो जो तोंद फुलाए जाते हो। लोग कहते नहीं गांव में, भैया आजकल कौन चक्की का आटा खाते हो, बहुत तोंद निकलत बा, ठीक है हमारी तरह, ठीक है। देखो अब तुम किस चक्की का आटा खाते हो, तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद भी लोग हंस देते हैं, हंसी अपने आप आ जाती है, भैया कौन चक्की का आटा खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी लाइनें जो देखने को मिले जहां पे आपको हंसी मिल जाए, तो वहां पे कौन सा रस होने वाला है? हास्य रस। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब पूरे हिंदी के वीडियोज के लिए
कह सकते हो आप रस की पूरी वीडियोज के लिए आप हमारे लक्ष्य एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। कहां से? प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पे आपको लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स को बाई करना है। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको सारे कोर्स उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.